तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास जर्नी डे 58। और आज हम लोग देखेंगे बीएसटी, जिसका चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। और इस टॉपिक्स में हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि इन सारे पिछले के चैप्टर से जुड़े हुए हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, स्टेप इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल, इनफॉर्मल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? तुम समझ रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन किसी भी चीज को, किसी भी सामान का एक ब्लूप्रिंट। ये भी समझो ऐसे कि जब तुम प्लानिंग करते हो, हमने पिछले चैप्टर में प्लानिंग पढ़ाया था, तो जब तुम प्लानिंग करते हो तो उस प्लानिंग का एक ब्लूप्रिंट होता है कि तुम कैसे काम करोगे, कैसे काम नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल तुम समझो कि मानो ये घर, ठीक है, मान लो तुम ये घर, इस घर में दीवार कहाँ होगा, या फिर तुम्हारा रूम कहाँ होगा, बेडरूम कहाँ होगा, वॉशरूम कहाँ होगा, ये सारे चीजें तुम्हारे ब्लूप्रिंट से काम करती हैं। तो कौन चीज कहाँ पर रहेगी और कौन सा चीज कहाँ पर नहीं होगा, उसका ही हम कहेंगे कि जो चीजें को हम अच्छी तरीके से अरेंज कर सकते हैं उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। या फिर आसान भाषा में तुम समझो कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे प्लानिंग का दूसरा पार्ट होता है, जो कि हमारे प्लानिंग होते हैं। पहला स्टेप होता है प्लानिंग, जिसमें हम प्लान करते हैं कि कितने स्टूडेंट होगा, मान लो 100 स्टूडेंट हम पढ़ाएंगे। कितने क्लासरूम होंगे, मान लो हमारे पास 210 क्लासरूम होंगे। कितने टीचर होंगे, मान लो हमारे पास 40 टीचर होंगे। कितने फी हम रखेंगे, तो मान लो हम 10,000 रखेंगे। तो ये हमारा प्लानिंग का प्रोसेस होगा कि हम कितना रखेंगे, कितना टीचर रखेंगे, कितना क्लासरूम रखेंगे और कितना पैसा रखेंगे और स्टूडेंट से चार्ज करेंगे। लेकिन इसका सेकंड स्टेप आता है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में हम पहला स्टेप करेंगे क्या, कि कौन टीचर होंगे। मान लो राज है, राकेश है, रितु, ठीक है। तो ये अकाउंट पढ़ाएंगे, ये बीएसटी और ये पढ़ाएंगे। तो हम हर चैप्टर के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग डिपार्टमेंट खोजे, यानी कि राज अकाउंट्स पढ़ाएंगे, राकेश बीएसटी पढ़ाएंगे और रितु इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। तो हर सब्जेक्ट के लिए हम उसके प्लेटफॉर्म के एरिया को चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे कहलाएंगे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट। दूसरा क्या हो सकता है कि हमारे जो क्लासरूम होंगे, उस क्लासरूम के डिवीजन में कि कौन से क्लासरूम में कौन से व्यक्ति बैठेंगे, उस तरह का। मान लो हमारे पास 10 क्लासरूम है, तो एक क्लासरूम में ए भी कर लेते हैं। ए में 11th का बच्चा पढ़ेगा, बी में 12th का, सी में बीकॉम का, डी में मैथ का और ई में मान लो क्या सी का। होते तो बहुत, लेकिन देखो ये जो 10 क्लास है, इस 10 क्लास को हमने बांटा ए बी की कैटेगरी में। लेकिन इस ए बी के कैटेगरी में कौन से कैटेगरी में कौन से स्टूडेंट पढ़ेंगे, इसको डिसाइड करना। ए के कैटेगरी में 11th के स्टूडेंट पढ़ेंगे, बी के कैटेगरी में 12th के स्टूडेंट, सी के कैटेगरी में बीकॉम के और डी के क्लैट के और सी का सी कैटेगरी में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारे स्ट्रक्चर होंगे कि कौन से स्टूडेंट किस क्लास में पढ़ेंगे, ये भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं। एक और देखो कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ सकता है। मान लो तुमने एडमिशन कराया, एडमिशन कराने के बाद तुम फी दोगे, मैम तुम्हें रिसिप्ट देंगे और फिर तुम ट्यूशन आओगे, फिर तुम पढ़ोगे, फिर तुम लास्ट टेस्ट दोगे,
ये भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट हुआ कि तुम एक स्ट्रक्चरल रूप में काम कर रहे हो। तो देखो, ऑर्गेनाइजिंग हमारे अकाउंटेबिलिटी को, हमारे काम को, हमारे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट देता है कि कौन कैसे कहाँ काम करेगा। तो तुमने डेफिनेशन समझा, ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन हम उसे कह सकते हैं जब हम किसी भी काम को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बांट दें, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है का। चलो एक और देखते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। तो सुनो, ऑर्गेनाइजिंग का इम्पोर्टेंस क्या क्या हो सकता है? तो पहला इम्पोर्टेंस आ सकता है कि इसका क्या हो सकता है, क्या हो सकता है तुम बताओ। इम्पोर्टेंस में बहुत सारे इम्पोर्टेंस होते हैं। पहला इम्पोर्टेंस तुम्हारे काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, या फिर तुम ऐसे समझो कि जो ये सारे क्या बोलता है, इम्पोर्टेंस 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 प्रोसेस लिमिटेशन। समझिएगा। हाँ देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम्हारा इम्पोर्टेंस क्या दिया गया। देखो, तुम्हारे पहले इम्पोर्टेंस आ जाएंगे कि सारे व्यक्ति अपने आप में स्पेशलाइज हो जाएगा। कैसे? जब तुम किसी व्यक्ति को उसके पर्सनल कामों के आधार पर तुम उसका काम दोगे तो वो उस काम में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएगा, इसलिए ये स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, इम्पोर्टेंस आ सकता है। दूसरा क्या आ सकता है कि वर्किंग रिलेशनशिप सही रहेगा। रिलेशनशिप वर्कर में जो एक वर्कर अलग काम कर रहा है, दूसरा वर्कर अलग काम कर रहा है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छी बनेगी और कोई मनमुटाव नहीं आएगा। तीसरा क्या सकता है? यूटिलाइजेशन, रिसोर्स का अच्छा यूज हो सकता है। रिसोर्स को वेस्ट नहीं कर सकते हैं वो लोग। फिर हम अपने एडेप्टेशन को चेंज कर सकते हैं, यानी कि टाइम के आधार पर हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। फिर आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि हम व्यक्तियों को काम देंगे और उससे हम अपने रिपोर्ट को एनालाइज करवाएंगे। फिर आता है एक्सपेक्टेशन एंड ग्रोथ ऑफ ट्रस्ट होना। ये हमारा शॉर्टकट है, लेकिन तुम समझो कैसे। स्पेशलाइजेशन, हम किसी भी व्यक्ति को उसके काम के आधार पर अगर काम देंगे, उसके बिहेवियर के आधार पर, उसके रिलेशनशिप के आधार पर और उसके स्किल्स के आधार पर हम उसे काम देंगे तो वो स्पेशलाइज हो जाएगा उस स्किल्स में। फिर आता है क्या? रिलेशनशिप। अगर हम किसी दो व्यक्ति को अलग अलग काम देंगे तो वो दो व्यक्ति एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है और वो इन सब में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। फिर आता है क्या? रिलेशनशिप हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन कैपेसिटी, और आता है एडेप्टेशन, पर्सनल और ग्रोथ। बिजनेस ग्रोथ कर सकते हैं, और पर्सनल यानी कि हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। इधर तक समझा? अब देखते हैं स्टेप्स इन द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस का स्टेप्स क्या होता है? तो इसका स्टेप्स पहले आएगा डिवाइडेड, ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड एंड वर्क। दूसरा आएगा क्या 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 आ सकता है? रिपोर्टिंग, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर क्या आ सकते हैं? तो स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन। हाँ, डिपार्टमेंटलाइजेशन फिर आ सकता है, क्या आ सकता है? तो फिर आएगा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी,
फिर आएगा क्या चौथा, चौथा मेरा आएगा एलिजिबिलिटी रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग देना। चलो देखते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। जब भी हम किसी भी काम को पूरा करने के लिए गोल बनाते हैं तो उस गोल को अचीव करने के लिए हम सब लोगों में अलग अलग काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसके स्किल्स के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से। हमारा डिवीजन ऑफ वर्क आएगा। डिपार्टमेंटलाइजेशन, जब हम बहुत सारे काम करते हैं, मान लो ये कंपनी है, ए लिमिटेड कंपनी है, तो इस कंपनी में मार्केटिंग अलग, सेल्स अलग, फाइनेंस अलग, एचआर अलग, और क्या प्रोडक्शन अलग। तो ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट बने हैं, सॉरी, ये जो अलग अलग नाम है, ये जो हमारा डिपार्टमेंट कहलाएगा। फाइनेंस में हमारे वो सारे काम आ जाएंगे जो पैसे से रिलेटेड होंगे। सेल्स में हमारे वो सारे काम हो जाएंगे जो हमारे प्रोडक्शन के सेल्स से रिलेटेड होंगे। और मार्केटिंग में हमारे वो सारे काम आ जाएंगे जो हम प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं। और प्रोडक्ट में वो सारे काम आ जाएंगे जिससे हम प्रोडक्ट को बनाते हैं। और एचआर में हम वो सारे काम रख सकते हैं जिससे हम अपने ह्यूमंस को, जो एम्प्लॉय है, उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, उसको ला सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा पूरा का पूरा डिपार्टमेंटलाइजेशन। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, ध्यान देखिए ये जो फॉर्म है, और इस फॉर्म में मान लो सीईओ, मैनेजर और डायरेक्टर, ठीक है। तो ये जो है, इस व्यक्ति ने इन सब डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया कि तुमको इतने दिन के अंदर गोल पूरा करना। मान लो 10 जुलाई को पूरा तुमको गोल को अचीव करना है। तो इसके अंदर जितने डिपार्टमेंट होंगे, मान लो कितने भी हो सकते हैं क्योंकि इसे बहुत बड़े बन होते हैं, तो मान लो कितने भी बड़े डिपार्टमेंट होंगे, और इसके अंदर अगर कोई कोई होगा डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी काम करने वाले लोग होंगे, उसको ये जो मैनेजर है, इस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, वो सबको इंस्ट्रक्शन देगा। तो ये हमारा कहलाएगा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, कि हम अपने ऑर्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर आता है रिपोर्टिंग। जब ये जो व्यक्ति आएगा, ये काम जो कर रहा था, इस व्यक्ति ने इसको इन्फॉर्म किया कि हमने काम पूरा कर लिया, फिर तब जाके इसको ये इन्फॉर्म करेगा कि हमने पूरा काम कर लिया। तो इसने इसको किया, इसने इसको किया, तो हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो सकता है। चलो देखते हैं क्या आता है। अब आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखा, ऑर्गेनाइजेशनल दो प्रकार के होते हैं, पहला फंक्शनल और दूसरा डिविजनल। फंक्शनल और डिविजनल में क्या अंतर है, पहले समझो फंक्शनल। फंक्शनल जिसमें हम डिपार्टमेंट बनाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे। हमने जैसे इसमें बनाया था फोटो, वैसे एक और बनाते हैं। जैसे कि ये कोई एबी लिमिटेड है, इसमें ये क्या बनाता होगा, मान लो सैमसंग का नहीं, क्या बोलते हैं, डायरी, दूध बनाता हो। इसमें प्रोडक्शन, सेल्स, ट्रांसपोर्ट और मैनेज, इस सब का अलग अलग होगा। मान लो ये हो जाएगा एचआर, ये हो जाएगा मार्केटिंग, ये हो जाएगा फाइनेंस, ये हो जाएगा सेल्स। तो इस कंपनी ने ये सारे इंस्ट्रक्शन को, ये सारे डिपार्टमेंट को डिवाइड किया। अब ये जो इसमें जो लोग होंगे, इस लोग ने, ये जो लोग है, इसको इंस्ट्रक्शन देंगे, ये सब सारे काम तुम करो, और कितने दिन पहले तुम्हें गोल अचीव करना है, इसको अचीव करो। लेकिन डिवीजन में हम अपने काम को बांट देते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को बांट देते हैं, और ये जो होता है हमारे ह्यूमन रिसोर्स के बेस पे होते हैं, हमारे प्रोडक्शन के बेस पे नहीं होते हैं। तो ये हमारे होंगे फंक्शनल, ये हमारा डिविजन। तो डिविजनल कैसे कहेंगे, तो डिविजन में तुम एक कंपनी मानो सैमसंग का, ठीक है, इसमें तुम्हारा बहुत सारे कैटेगरी आ सकते हैं। कैसे, सैमसंग का बहुत आएगा, लैपटॉप आएगा, टैबलेट आएगा, फोन भी आएगा, टीवी भी आएगा। तो इस सैमसंग में अलग अलग कैटेगरी
वॉच का, लैपटॉप का, टैबलेट का, मोबाइल का, टीवी का, ये सारे अलग अलग कैटेगरी हैं, लेकिन इस कैटेगरी का एक ही मालिक है सैमसंग। तो ये हमारा डिविजन ऑफ वर्क के मालिक है। सीधी सी बात है कि फंक्शनल में हम एक ही व्यक्ति, एक ही कंपनी को हम ऑर्गेनाइज करते हैं ह्यूमन स्पेस पे, और डिवीजन में हम अपने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वर्क के लिए, ठीक है। फिर आता है फॉर्मल और इनफॉर्मल किसे कहते हैं। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल समझते हैं कि ये होता क्या है। The formal organization refers to the organizational structure which is decided by the management to accomplish a particular task. जैसे कि फॉर्मल स्ट्रक्चर, इसने कोई टास्क दिया, मल्टी एलएम ने टास्क दिया 10 दिन के अंदर तुम्हें 10,000 लाने हैं पैसे, तो ये टास्क है, ये हमारे फॉर्मल कहलाएंगे क्योंकि हमने उसे इंश्योर किया कि हम उसको काम देंगे। फिर आता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल कहलाएगा क्या 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 विच वर्किंग इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, विच वर्किंग इन इन ऑर्गेनाइजेशन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट विच इट डेवलप सम सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कहेंगे कि ये जो एक व्यक्ति काम कर रहा था, इसमें टीएलएम ने इसको ऑर्डर दिया, तो ये जो 2 व्यक्ति था, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति था, ये जो 4 व्यक्ति था, इस व्यक्ति के पास एक रिलेशनशिप आ गया और इस रिलेशनशिप ने इसको आगे बढ़ाया और गोल को अचीव करने में मदद करा। ये हमारा इनफॉर्मल और फॉर्मल कहलाएगा। फिर आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं। चलो देखते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर को एक जगह रखा, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। चलो देखते हैं। मानो ये सीईओ है, इस सीईओ के अंदर फाइनेंस, सेल्स एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर इसमें मैनेजमेंट आएगा, तो मैनेजर 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 एंड मैनेजर। एक सीईओ है जो इन सारे का मालिक है, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग का, फाइनेंस का, सेल्स का, प्रोडक्शन का। इस सारे डिपार्टमेंट में एक मैनेजर होता है। इस मैनेजर का नाम मानो राम है, इसका नाम राहुल है, इसका नाम राज है, इसका नाम मानो क्या होगा देव है, और इसका नाम मानो राजदेव है। तो इन सारे मैनेजर का नाम तो अलग है और इसका डिपार्टमेंट भी अलग है, लेकिन इसके पास कितना पावर है। मानो इसके पास 100% पावर है, लेकिन इस सारे के पास 0 पावर। इसके पास एक अथॉरिटी नहीं, सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी नहीं है कि ये किसी और को ऑर्डर दे सके। ये जो ऑर्डर इसको देगा, ये इसको डायरेक्ट ऑर्डर दे देगा। तो हम कह सकते हैं कि सीईओ के पास पूरा का पूरा 100% पावर है, इसलिए जितने भी लोग होंगे इसके पास कोई पावर नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ होगा कि तुम्हें इतनी दिक्कत है, इसका काम पूरा कर देना है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी का आएगा। इसलिए इसका एडवांटेज तो होगा कि इसके पास पूरा 100% पावर होगा, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इसके पास स्ट्रेस बहुत हो जाएगा और लोडिंग बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में कोई एक बार सीईओ है, इसके पास 100% पावर है, तो इसने अलग अलग मैनेजर को अपना पावर है, ठीक है। मान लो ये क्या मार्केटिंग, फाइनेंस, अच्छा, सेल्स एंड प्रोडक्शन, इन सब को पावर के मैनेजर कहा गया।
इसके जब वर्कर भी आते हैं क्वेश्चन आ गया। देखो इसके पास 100 था, इसने सोचा कि हम अपने पावर के क्यों ना अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो इसमें कितने लोग हैं 5, इसमें है 100%, इसको 20% पावर मिल गया, इसको भी 20%, इसको भी 20%, इसको भी 20% और इसको भी 20%। देखो अब जब 20% मिला है तो ये अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है कि कौन कैसे काम करेगा और किसको डांटना है, किसको निकालना है, इसके बेस पर भी ये सारे डिसीजन ये ले सकता है। सीधी सी बात है कि सेंट्रलाइजेशन में हम सारे पावर को एक जगह रखते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में हम सारे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग मैनेजर के साथ। ये हमारा डिसेंट्रलाइजेशन कहलाएगा।